students, beta this is your lecture number 9 for the chapter biomolecules. ठीक है, and our previous chapter we have studied about nucleotides और I think आपको समझ में आ गया होगा कि nucleotides क्या होते हैं. ठीक है, let's revise something. Nucleotides क्या हैं? These are group of nitrogenous base, pentose sugar and along with phosphate, है ना. और नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर को हमने क्या कहा था? न्यूक्लियोसाइड. और जैसे ही उस पर फोस्फेट लग जाए तो न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड्स आर रॉ मटेरियल फॉर न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियोटाइड्स आर रॉ मटेरियल फॉर न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, और हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, कितने टाइप के हैं बेटा? अलग अलग टाइप के हैं. अगर हमें बनाना है डीएनए तो 4 न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, इसके अलावा जो है डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडीन. ठीक है, तो इस थाइमिडाइलिक एसिड इस तरीके से हमने किया है. आगे बढ़ समझ में. फिर हमने पढ़ा कि कई बार ये जो रॉ मटेरियल हैं ये क्या बनाते हैं? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं. समझ में आया? ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं मतलब कि अब जो है यही न्यूक्लियोटाइड्स जब क्या बनाते हैं, ये तो हमने बॉन्ड्स देखे थे. अच्छा मुझे ये बताओ, नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, और पेंटोज शुगर, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अच्छा, फोस्फेट और राइबोज शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? फोस्फो एस्टर बॉन्ड. क्लियर? ठीक है, आज हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है. ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इनके जुड़ने से फिर आगे बहुत सारे जब जुड़ते हैं तो क्या बनती है, कैसे करके एक न्यूक्लिक एसिड आपके बन रहे हैं. आगे बात समझ में. ठीक है ना. तो देखो बेटा, ये वाला पोर्शन आपका 12th वाला पार्ट भी कवर कर रहा है. ठीक है, आगे बात समझ में. तो वहीं पे वहाँ पे दोबारा से रिपीट होगा, तो आई थिंक आप यहाँ बेटर तरीके से करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए बोर्ड के अंदर लगा लो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा लो, हमेशा क्वेश्चन आएगा यहाँ से. हमेशा. एक भी साल ऐसा नहीं गया है जिसमें यहाँ इस पोर्शन से क्वेश्चन ना आए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में देखो बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बन रही है. ठीक है, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली मींस मैनी, न्यूक्लियोटाइड. तो देखो पहले हम अपनी एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. दिस वन इज राइबोज शुगर. ये हमने बना दी एक राइबोज शुगर. ठीक है, और राइबोज शुगर के अंदर H OH H OH H OH, ये H, ये CH2OH. क्लियर? ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे फर्स्ट प्राइम कार्बन पे हमने क्या लगा दिया है? अपना नाइट्रोजीनियस बेस. क्या लगा दिया? नाइट्रोजीनियस बेस. अब जो नाइट्रोजीनियस बेस होता है वो हमेशा कैसा? नाइट्रोजीनियस बेस जो होगा वो यहाँ पे ये जो लिंकेज है, ये वाली जो लिंकेज, इस लिंकेज को हमने क्या नाम दिया था? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, इस लिंकेज को क्या नाम दिया था? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इसके बाद हमने देखा था ये जो CH2OH है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इस OH को हटा के क्या लग गया? फोस्फेट ग्रुप लग गया. क्या लग गया? फोस्फेट ग्रुप लग गया. कुछ इस तरीके से. समझ में आया? इस पे आप H भी लगा सकते हो, आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हो. और ये आपका लग गया CH2. ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना फोस्फेट और इसके बीच में, ये क्या बना? फोस्फो एस्टर बॉन्ड. फोस्फो एस्टर बॉन्ड. क्लियर? ये तो बना एक न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहाँ बनेगा. दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ नीचे रखें तो बॉन्ड कहाँ बनेगा और कैसा बॉन्ड बनेगा. ठीक है, होता क्या है देखो, एक्चुअल में ये जो फॉस्फेट है, ठीक है ना, ये तो इसको एक न्यूक्लियोटाइड का. अगर मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करूँ, ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, इस तरीके से.
देखो ये तो मैंने क्या किया, इस चेन को इस साइड ऐसे कर दिया। अगर मैं इस चेन को ऐसे ना करके ऊपर की तरफ बनाती हूँ, ठीक है, तो ये वाला O नेगेटिव आपका क्या है, फ्री है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमने क्या देखा था कि फोस्फेट क्या करता है, फोस्फेट जैसे मान लो इसको, चलो इसको हम आपके लिए ऊपर की तरफ ही बना देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक, यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया फॉस्फोरस, इस पे ये हो गया OH, ठीक है, डबल बॉन्ड O, OH, O नेगेटिव, ठीक है, और ये हो गया 2 हाइड्रोजन। क्लियर, ऐसे। तो ये इतना इतना हमारा क्या था, अभी के लिए थोड़ी देर इसको भूल जाओ, इतना इतना क्या है आपका, इतना इतना ये वाला क्या है, ये आपका एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, दिस वन इज फोस्फो एस्टर लिंकेज, है ना, यही बताई थी, ठीक है। अब देखो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये क्या है, नीचे वाला दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो देखो इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो फोस्फेट होता है, मैंने कल भी बताया था कि फोस्फेट जब अटैक करता है किसी मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करता है तो OH ग्रुप को ढूंढेगा, और OH में भी राइबोज शुगर पे सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, वो OH जो 5th प्राइम कार्बन पे है। अगर वो फ्री नहीं है तो फिर कहाँ करेगा, 3rd प्राइम कार्बन पे, है ना। तो ये फोस्फेट देखो इस वाले न्यूक्लियोटाइड में 5th प्राइम कार्बन वाले पे तो क्या है, उसका OH तो कंज्यूम होगा। तो ये क्या करता है, इस वाले OH के साथ क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, एक एस्टर लिंकेज ही बना लेगा। क्या बना लेगा, एस्टर लिंकेज। अब देखो यहाँ पे अब जो ओवरऑल कंप्लीट लिंकेज बनी है, एक एस्टर लिंकेज तो ये हो गई और एक इसकी पहले की थी, इस वाले न्यूक्लियोटाइड की, है, इस वाले न्यूक्लियोटाइड की एक एस्टर लिंकेज ये वाली पहले से थी और ये इसने दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बना ली। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलते हैं, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलोगे, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या बना, अब ये क्या बन गया, डाई न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे हम कि 1 न्यूक्लियोटाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फॉर्म बॉन्ड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड वाया या बाय फॉर्मेशन ऑफ फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। 1 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बॉन्ड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और ये फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज किस किस के बीच में बनती है बेटा, ये बनती है किसके बीच में, 3 प्राइम OH ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बिटवीन 3 प्राइम OH ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड, एंड फोस्फेट present at 5th prime carbon of pentose sugar of next न्यूक्लियोटाइड। आगे बात समझ में, ठीक है। तो फोस्फोडाइएस्टर, देखो कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, चीजों को अच्छे से समझो तो आई थिंक आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अब अगर मुझे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इस पे लगाना है, मुझे इसको ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाना है, यहाँ से इसको हटाओ, इस पे लगाओ फोस्फोरस, है ना, फोस्फोरस लगा के एक तरफ लगा दो O नेगेटिव, एक तरफ लगा दो OH, O नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिर से ये एस्टर बॉन्ड बना दो, फिर ये कार्बन, और ये कार्बन किस पे था, ये कार्बन था आपका पेंटोज शुगर पे, किस पे था ये,
आपको यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। ये आपका यहाँ हाइड्रोजन और ये पेंटोज शुगर इस तरीके से बन गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगा दो नाइट्रोजीनियस, ठीक है, ये OH है, ये OH है। अब देखो ये क्या बन गई आपकी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी, ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब दिखाई दे रहा होगा सभी को अच्छे से, है ना। अब देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर क्या है बेटा, पोलैरिटी आपको दिखाई दे रही है। पोलैरिटी कैसे दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे इस एंड पे क्या है, ये जो फोस्फेट है ये 5th प्राइम कार्बन पे है ना, तो इस वाले एंड को जहाँ पे फोस्फेट फ्री है, 5th प्राइम एंड ऑफ पेंटोज शुगर, है ना, ये जो OH है ये किसके है, ये फोस्फेट के ऊपर लगा हुआ है और 5th प्राइम कार्बन यहाँ पे उसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, 5 प्राइम एंड। क्या बोलोगे, 5 प्राइम एंड। प्राइम क्यों लगाया था, क्योंकि ये पेंटोज शुगर के रेस्पेक्ट में, आगे बात समझ में, पेंटोज शुगर के रेस्पेक्ट में, क्लियर। और यहाँ वाला जो एंड है, देखो ये जो OH है ये 3 प्राइम OH है, ठीक है ना। और बेसिकली अगर हम DNA की बात करें तो हम इसको OH की जगह हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। अगर आप DNA की बात कर रहे हो तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह OH की जगह आप हाइड्रोजन ले सकते, ठीक है। तो ये अब क्या है, ये OH ग्रुप क्या है, कौन सा है, 3rd प्राइम कार्बन का। तो ये एंड क्या कहलाएगा, 3 प्राइम एंड। आगे बात समझ में, क्या कहलाएगा, 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो अब जो बना है ये कंप्लीट क्या बना, ये बनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक चेन बनाई है, ठीक है। अब हमारे DNA में ऐसी एक चेन नहीं होती, हमारे DNA में ऐसी क्या होती है, 2 चेन होती है। आगे बात समझ में, 2 चेन होती है, जो इसीलिए हमारा DNA क्या है, DNA इज अ डाइपोलीन्यूक्लियोटाइड चेन, RNA इज अ डाइपोलीन्यूक्लियोटाइड चेन। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, ये आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है, इसको अच्छे से कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आज आपको यहीं से करना है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अब देखते हैं कि ये डाइन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हम डाइन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से डाइन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको देखो अच्छे से, समझ के करो, रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया राइबोज शुगर इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन रखना है क्योंकि हम DNA का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे आपका हो गया 5th प्राइम कार्बन पे ये CH2 लिख दो, और यहाँ पे हमने लगा दिया एस्टर बॉन्ड से फोस्फेट जोड़ दिया, एस्टर बॉन्ड से फोस्फेट जोड़ दिया, ठीक है। ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, या इसको O नेगेटिव भी कर सकते हो आप, इस तरफ लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या जोड़ना है, यहाँ पे हमें एस्टर बॉन्ड बनाना है। देखो O फिर P फिर O फिर C, CH2 कर दो, ठीक है। इसकी लाइन खींचो, यहाँ पे आपने बना दिया ये नेक्स्ट राइबोज शुगर, ठीक है। इस पे क्या लगा देना है, इस पे लगा देना है नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। उसके बाद वही सेम ये H लगा दो, यहाँ पे O फिर P फिर O फिर C, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लगा दो, राइबोज शुगर इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगा दिया, नाइट्रोजीनियस बेस, क्लियर, ठीक है। अच्छा, इस पे CH2 कर दो, इसको इसके फोस्फेट पे एक तरफ डबल बॉन्ड O कर दो, एक तरफ OH कर दो, या O नेगेटिव भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए O नेगेटिव ही रखो, ठीक है ना, O नेगेटिव O डबल बॉन्ड इस तरीके से, क्लियर। और ये क्या हो गया, ये 5 प्राइम एंड हो गया इस चेन का, ये 3 प्राइम एंड हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये एक चेन बनी है,
हमने क्या बनानी, दूसरी चेन। लेकिन जो दूसरी चेन होती है डीएनए के अंदर लगा लो या आरएनए, किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, दूसरी जो चेन होती है वो बिल्कुल इसके सामने पैरेलली अरेंज होती है, बट उसकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर इस चेन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में आ रहा है ऊपर से नीचे, तो यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे से ऊपर चलेगा, यानी कि जो आपकी यहाँ वाली चेन होगी वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। समझ में आया, इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो बनाओगे, देखो ये आपका नाइट्रोजीनियस बेस, ये हो गया नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, और नाइट्रोजीनियस बेस किस पे जुड़ा हुआ होता है, पेंटोज शुगर। ठीक है ना, नाइट्रोजीनियस बेस किस पे जुड़ा होता है, पेंटोज शुगर पे जुड़ा होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखो मैंने जो पेंटोज शुगर बनाया है उसका ओ नीचे की तरफ किया, ठीक है ना, और बाकी चीजें ऊपर की तरफ। ये हो गया ओ यहाँ से, ठीक है ना, ये 5th प्राइम कार्बन है, ये 3rd और ये 4th, ऐसे 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन। ठीक है ना, और इस पे यहाँ आपका 5th कार्बन ये आएगा CH2, और यहाँ से आपने क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है, ये O, ये P, ठीक है, P, और उसके बाद फिर O, फिर C। ठीक है, और C के बाद यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, पेंटोज शुगर, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, पेंटोज शुगर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये पेंटोज शुगर बना लिया, और पेंटोज शुगर पे यहाँ क्या लगा देना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये आपका नाइट्रोजीनियस बेस, एक सेकेंड बेटा, ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा। ये नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस, और नाइट्रोजीनियस बेस देखो ऊपर की तरफ आता है ना हमारा, तो ये राइबोज शुगर ऐसे बने, तभी गड़बड़ होगी। ठीक है ना, और ये इधर OH ग्रुप हो गया, ठीक है, ये 5th वाला कार्बन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ये हमने उल्टा बनाया है, इस वाले स्ट्रक्चर को जस्ट अपोजिट बनाया है, और फोस्फेट के साथ ये जो 5th प्राइम वाला जो कार्बन है, ठीक है ना, 5th प्राइम वाला जो कार्बन है, अब इसको हमने क्या किया है, इसको हमने फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया। ये O, ये फिर P, फिर O और फिर C। ठीक है ना, और C किस पे होता है, 5th प्राइम कार्बन पे होता है ना। अब ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन गया राइबोज शुगर। देखो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अजीब सा लगेगा। ये हो गया नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, ये हो गया OH और ये H। समझ में आया, गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अब देखो बेटा, अब जो है ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या है देखो यहाँ पे, दोबारा से देख लो एक बार, ये हमारा राइबोज शुगर पे ये क्या है आपका 1st प्राइम कार्बन पे नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। ये 3 प्राइम का OH है, इसलिए इसको हमने लिख दिया 3 प्राइम, ठीक है। और ये आपका 5th कार्बन के बाद ये क्या बन गई, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और ध्यान रखो हम जो गलती कर रहे थे वो इसको 5th कार्बन से जोड़ रहे थे, 5th को 5th से नहीं, 5th को 3rd से जोड़ना था। तो ये 3 प्राइम क्या है, 3 प्राइम OH का से जो एस्टर बॉन्ड बना, तो ये राइबोज। नेक्स्ट जो है इसके बीच में 3rd प्राइम कार्बन पे जो क्या था आपका OH, उसके साथ इसने नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ने क्या बनाई, लिंकेज बनाई, ठीक है। और अब जो है ये वही, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड जुड़ गई, ठीक है। ऐसे ये देखो CH2OH, फिर O, P, O, लेकिन अब की बार किससे जुड़ा हुआ है, ये 3 प्राइम बॉन्ड से।
3 प्राइम OH ऑफ नेक्स्ट पेंटोस शुगर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये नाइट्रोजीनियस बेस। ध्यान क्या रखना है, अब देखो एक तो क्या है ये एंटी पोलर, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल तो है, ठीक है, पैरेलली तो अरेंज है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है इनके बीच में, लेकिन फर्क क्या है, किस चीज का फर्क है बेटा, फर्क है यहाँ पे पोलैरिटी का। इस चेन की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे है, इस चेन की देखो यहाँ पे ये 5th प्राइम कार्बन का फॉस्फेट है, दिस वन इज 5 प्राइम है, क्लियर, दिस वन इज 5 प्राइम है। तो देखो पोलैरिटी दोनों की बिल्कुल अपोजिट आ रही है, वहां पे यहाँ नीचे 3 प्राइम एंड आ रही है और ऊपर 5, दोनों के अंदर देखो पोलैरिटी चेक करो, ठीक है ना, दोनों ही चेन में पोलैरिटी क्या है, दोनों की देखो चेक करो बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अगर किसी एक चेन के अंदर पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो उसके पैरेलली जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो कैसी होगी, एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या है ये, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आगे बात समझ में, ठीक है ना, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बनाना आ जाए, और इसको एक बार नहीं कम से कम 10 बार बना के कोशिश करो। अभी हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है, अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में हमें आरएनए नहीं पढ़ना, हमें डीएनए पढ़ना है। अगर बात आ जाए आरएनए की, तो आरएनए में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या डिफरेंस होता है बेसिकली कि यहाँ H, यहाँ सेकेंड प्राइम कार्बन पे H की जगह पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। अब देखो यहाँ हम बॉन्ड भी लिखते हैं, ठीक है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, ये लिंकेज क्या कहलाएगा, फॉस्फो एस्टर लिंकेज, ठीक है, फॉस्फो एस्टर लिंकेज। ऐसे ही देखो अगर हम बात करें यहाँ लास्ट वाले में आपको फॉस्फो एस्टर लिंकेज मिलेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किससे जुड़ती है बेटा, ये जो लिंकेज है इसको क्या नाम लेंगे, फॉस्फो डाईएस्टर, फॉस्फो डाईएस्टर लिंकेज, डाईएस्टर लिंकेज, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही पोलैरिटी क्या है, एंटी पैरेलल, वही लिंकेज यहाँ पे है, ये फॉस्फो डाईएस्टर है, ये फॉस्फो एस्टर लिंकेज है। अच्छा, नाइट्रोजीनियस बेस इससे जो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये लिंकेज कौन सी है, ये लगा लो, या यहाँ पे ये लिंकेज लगा लो, ये वाली लिंकेज लगा लो, ठीक है। तो ये लिंकेज कौन सी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के रेस्पेक्ट में कैसे अरेंज्ड है, कैसे अरेंज्ड है, देखो नाइट्रोजीनियस बेस एक का दूसरे के सामने आता है, ठीक है ना, एक का नाइट्रोजीनियस बेस दूसरे के बिल्कुल सामने आएगा, और ये इन दोनों के बीच में क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दोनों चेन को आपस में जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, कोई बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो दोनों एक साथ जुड़ेंगी, है ना। दोनों एक साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बीच में इंटरेक्शन चाहिए, और ये इंटरेक्शन क्या है, दिस वन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है दैट इज वेरी स्पेसिफिक। समझ में आ गया कैसे स्पेसिफिक होती है, देखो अगर तो आपका नाइट्रोजीनियस बेस A है, अगर तो नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पे A है, तो हमेशा उसके अपोजिट क्या आएगा बेटा, उसके अपोजिट जो नाइट्रोजीनियस बेस दूसरी चेन में आएगा दैट इज T, थाइमिन। A के साथ थाइमिन आएगा अगर डीएनए है तो, और अगर डीएनए की जगह आरएनए है तो A की जगह पे क्या आएगा, A की जगह पे क्या मिलेगा आपको, U मिलेगा, ठीक है। अगर आरएनए, क्योंकि वहां थाइमिन नहीं मिलेगा, तो आरएनए में A के साथ U पेयर करता है और डीएनए में A के साथ T पेयर करता है।
और दोनों के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ आपका A है तो यहाँ T आएगा, अगर यहाँ आपका T है तो यहाँ A आएगा। आगे बात समझ में, हमेशा A के साथ T ही पेयर करेगा, A के साथ G या C नहीं करेगा। कहने का मतलब देखो एक्चुअल में AT को तो भूलो, पहले हमेशा ध्यान रखो प्यूरिन के सामने हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी पायरिमिडिन की। प्यूरिन के सामने हमेशा किसकी बॉन्डिंग बनेगी? पायरिमिडिन की। एक प्यूरिन होना चाहिए, एक पायरिमिडिन होना चाहिए। ना तो प्यूरिन के साथ जो है बॉन्डिंग करता है, ना ही पायरिमिडिन के साथ। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि डीएनए का जो डायमीटर है वो सेम रहे। ठीक है ना, क्यों सेम रहे? क्योंकि देखो अगर मान लो प्यूरिन के सामने प्यूरिन आ जाए, मतलब यहाँ नाइट्रोजीनियस बेस आपका एडेनिन है और आगे यहाँ पे भी एडेनिन ही आ जाए, या जो है जो ग्वानिन आ जाए, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्यूरिन क्या है? बड़े साइज का 9 मेंबर रिंग है। प्यूरिन क्या है? बड़े साइज का, और दूसरी भी क्या हो गई? बड़े साइज की हो गई। ठीक है, तो इसका जो यूनिफॉर्म डायमीटर है उसमें ये फिक्स नहीं हो पाएगा। समझ में आया? उसमें क्या नहीं हो पाएगा? ये फिक्स नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हमेशा प्यूरिन के सामने प्यूरिन नहीं आता है, क्योंकि जो है इतना डायमीटर नहीं होता है कि ये इन दोनों को एडजस्ट कर सके, एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लो कि प्यूरिन सामने नहीं आ रहा है, चलो पायरिमिडिन छोटे हैं, तो पायरिमिडिन के साथ बाई चांस पेयर बन गया पायरिमिडिन का। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि देखो पायरिमिडिन जो है, पायरिमिडिन क्या है? 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, और ये भी क्या है? पायरिमिडिन 6 मेंबर। इतने दूर दूर हो जाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया? तो हमेशा प्यूरिन के साथ क्या होता है? पायरिमिडिन पेयर अप करता है। आगे बात समझ में? हमेशा प्यूरिन के साथ पायरिमिडिन पेयर करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है ना, हमेशा क्या होगा? प्यूरिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कौन? पायरिमिडिन। पायरिमिडिन के साथ प्यूरिन लगा लो या प्यूरिन के साथ पायरिमिडिन लगा लो। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अब इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर है वो भी फिक्स है। ठीक है, A के साथ हमेशा T आएगा डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, और अगर G है, G के साथ आएगा C ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये फिक्स होते हैं। अच्छा, यहाँ A है तो यहाँ T आएगा, यहाँ T है तो यहाँ A आएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही यहाँ पे G है तो यहाँ C आएगा, यहाँ C है तो यहाँ G आएगा। अब ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं ये अरेंज होते हैं पूरे डीएनए में, और बेटा यही बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। इनका जो सीक्वेंस होता है हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि A के बाद T आएगा या G के बाद C आएगा, या फिर A के बाद कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी सीक्वेंसिंग हो सकती है। A T G C D कुछ भी सीक्वेंसिंग हो सकती है। तो आपका जो बेसिकली जो डीएनए है ना, जैसे ये एक स्ट्रैंड हो गया, यहाँ पे A T G C C T G ऐसे बना दिया, तो मैं इसका दूसरा स्ट्रैंड प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। दूसरा स्ट्रैंड जो होगा जिससे ये जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हो। A के सामने T, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G, C के सामने G, T के सामने A, G के सामने C। तो अब ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे थे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब क्या है कि डबल स्ट्रैंड में ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, जिसमें आपस में कौन सी लिंकेज मिलती है? नाइट्रोजीनियस बेस में कौन सी लिंकेज मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अब ये जो है, अब देखो इस डीएनए के मॉडल को, ठीक है, इस डीएनए के मॉडल को वाटसन एंड क्रिक ने जो है जो प्रपोज किया, ठीक है ना, जो है रॉसलिन ने जो है इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी, ठीक है ना, लेकिन जो एक्चुअल में यहाँ पे जो डीएनए का जो मॉडल दिया गया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है ना, वो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए यही है। ये बात समझ में? दिस इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या है ये? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे वाटसन क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए,
और उस डबल हेलिकल ऑफ मॉडल ऑफ डीएनए में हमें यही सब चीजें लिखनी है अपने आप। तो ये मान के चलिए 7-8 पॉइंट होते हैं और लगभग पेपर में मिल जाता है, आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। अब इम्पॉर्टेंट क्या, देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहती है, ठीक है। अच्छा, अब इस डीएनए के अंदर एक चीज आप ध्यान से देखो, ठीक है। इस डीएनए के अंदर एक चीज आपने ध्यान से देखनी है। देखो डीएनए को हमने कहा कि डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, यही कहा है ना। डीएनए आपको मैंने बताया था कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या करता है, रैपिंग करता है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, ये नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट से आया। यहाँ फॉस्फेट पे नेगेटिव है, यहाँ फॉस्फेट पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो जो नेगेटिव बिहेवियर है वो बेसिकली फॉस्फेट की वजह से होता है, तभी तो ये एसिड की फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन ले भी सकता, हाइड्रोजन डोनेट भी कर सकता है, सॉरी ले सकता है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, आपसे कोई पूछे कि डीएनए का बैकबोन कौन बना रहा है, ये पूरा मॉडल है, देखो इसी से आगे चल के हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ देखो बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस, दोनों चेन के नाइट्रोजीनियस बेस अंदर की तरफ है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेस अंदर की तरफ है और जो फॉस्फेट और शुगर है वो इसका बेसिक स्ट्रैंड बना रहा है, इसकी बैकबोन बना रहा है। तो नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ बोथ चेन्स आर प्रेजेंट एट द इनर साइड, वेयर एज फॉस्फेट एंड शुगर फॉर्म द बैकबोन ऑफ द बोथ चेन, ठीक है। दोनों चेन की जो बैकबोन है बेसिकली वो किससे बन रही है, जो मेन बैकबोन बन रही है वो फॉस्फेट और शुगर से बनती है, किसमें, डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आगे समझ में, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है डीएनए का, जब हम वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें हम वहाँ पे यही सब चीजें। और ये जो डायमीटर है, ठीक है, यहाँ से ये जो डायमीटर है दोनों के बीच का जो डायमीटर है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, 2 नैनोमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये डाटा आपको याद भी करना है। अब हेलिकल मॉडल में कुछ चीजें और अलग से आई, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल क्या है। तो बेटा दिस इज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, आप अपने बुक से ड्रॉ करना, ठीक है ना। आप सभी के पास प्रदीप पब्लिकेशन है या कोई और पब्लिकेशन है, दिनेश पब्लिकेशन है, इट डजंट मैटर, अपने बुक से ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है। देखो हमें मतलब है कि क्या क्या चीजें होती है। देखो डबल हेलिकल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। लेकिन एक और साइंटिस्ट थी जिसका रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा था, ठीक है, जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से जो है ये मॉडल देखा था सबसे पहले, ठीक है। रोसलिन नाम की साइंटिस्ट थी और इसके लिए काफी क्रिटिसाइजेशन भी हुआ था कि बेसिकली फ्रैंकलिन जो कि, ठीक है, हेलिकल नेचर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फ्रैंकलिन और इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी रोसलिन नाम की साइंटिस्ट उन्होंने दिया था, ठीक है। और वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल प्रपोज किया था। तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज है डीएनए के मॉडल के लिए दैट वाज गिवन टू वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। वॉटसन आज भी सरवाइव कर रही है, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली इन्होंने क्या बताया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस पे ये बताया गया था, टेक्निक थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। उसके बेस पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि डीएनए जो है डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। और बेसिकली जो मॉडल उन्होंने दिया था दैट वाज फॉर बी डीएनए। देखो डीएनए भी कई टाइप का होता है बट जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है दैट इज बी डीएनए। इसके अलावा ए डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है, ठीक है ना। तो टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स का डीएनए होता है बट उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए क्या होता है, बी डीएनए। क्लियर। तो इन्होंने देखो क्या क्या बातें कही, हम वही सारी बातें जो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में पढ़ी थी हम वही सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात क्या कही कि डीएनए क्या होता है, जो है डीएनए डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि दोनों चेन क्या होती है, हेलिकली अरेंज होती है। हेलिकली का मतलब दोनों चेन ऐसे सीधे नहीं, दोनों चेन इस तरीके से पैरेलली हेलिक्स बना रही है, ठीक
ठीक है ना। पैरेलली क्या बना रही है, ऐसे हेलिकल बना रही है, हेलिकल मॉडल बना रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज्ड है दोनों चीज, ठीक है ना। तो वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर के चारों तरफ ऐसे, हालांकि वो एक्सिस प्रेजेंट नहीं होता है, बट एक पर्टिकुलर एक्सिस के फॉर्म में जो है कि चारों तरफ क्या है, इस तरीके से क्या होती है, हेलिकल फॉर्म में अरेंज है, सीधा नहीं, स्ट्रेट नहीं। समझ में आ गई बात। अब ये जो हेलिकल मॉडल, इसीलिए इसको कहा गया कि डबल हेलिकल मॉडल, दो चेन है, डबल हेलिकल मॉडल बन गया है यहाँ पे डीएनए का, ठीक है। और दोनों चेन जो होती हैं दैट आर प्रेजेंट एंटी पैरेलल टू ईच अदर, हैविंग एंटी पोलैरिटी। मतलब क्या है कि एंटी पैरेलली अरेंज होने का मतलब मैंने बताया था कि एक चेन की अगर पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 5 प्राइम, देखो इस वाले की 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे क्या आएगा 3 प्राइम, ठीक है। और इस वाले की क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम आ जाएगा, क्लियर। तो देखो इनकी पोलैरिटी क्या होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया कि दोनों चेन आपस में हाइड्रोजन, दोनों चेन की जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो अंदर की तरफ होते हैं, और जो बैकबोन है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। समझ में आ गया। ये चीज हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में अच्छे से देखी, ठीक है। फिर क्या कहा कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेस है उसमें हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, और हमेशा एक प्यूरिन पायरिमिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है जो कि फिक्स होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है जो कि फिक्स होते हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली ग्वानिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन फॉर्मिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें एक स्ट्रैंड डीएनए का पता है तो वी कैन प्रिडिक्ट अनदर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, हम उसमें दूसरे स्ट्रैंड में नाइट्रोजीनियस बेस की सीक्वेंसिंग का पता लगा सकते हैं। इसके बाद देखो कुछ डाटा और आए, ठीक है। ये जो डबल हेलिकल मॉडल है ये जो है किससे स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी होता है, प्लस न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होता है, ये जो हेलिकल फॉर्म है इसकी, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक्स्ट्रा हमें क्या देखना है, देखो ये क्या है आपका डीएनए का पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पे देखो ये एक हेलिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक हेलिक्स है, एक टर्न कहलाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक सिंगल टर्न बोलेंगे, जिसको हम पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। तो एक टर्न कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का। डाटा आप एंगस्ट्रॉम में याद कीजिए, उसके बाद आपको कन्वर्जन आना चाहिए जो है नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नैनोमीटर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो सिर्फ जो है नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम हो गया आपका 10⁻⁻10, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें पिच ऑफ हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम, यानी एक टर्न डीएनए का 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। दूसरी चीज हमें देखनी है कि बी डीएनए में एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर यानी नाइट्रोजीनियस बेस के पेयर्स होते हैं, भाई पेयर्स ही है ऑब्वियसली, यहाँ पे इस वाले के नाइट्रोजन बेस पेयर, इधर वाली चेन के नाइट्रोजन बेस पेयर, तो टोटल मिला के बेस पेयर हो गए। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 10 बेस पेयर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। तो एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, टोटल 10। अब ये टर्न क्यों कहा, टर्न इसलिए कहा बेटा, जैसे मान लो आपकी जो है स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, और वो सीढ़ियाँ कैसी है, वो गोल है, ऐसे ऐसे अरेंज, ठीक है। तो ऐसा ही क्या है आपका डीएनए है, ठीक है। दो क्या है यहाँ पे इस तरीके से क्या है आपकी जो रेलिंग लगा लो दोनों साइड, और वो रेलिंग इस तरीके से गोल फॉर्म में क्या है, अरेंज्ड है, ठीक है। और आप उस पर चढ़ रहे हैं, तो देखो 1 टर्न क्यों कहा इसको, जैसे मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चढ़ना स्टार्ट किया, ये सीढ़ियों की तरह हो गई, ठीक है। और जब मैंने इस पे चढ़, देखो ये 2D मॉडल आप देख रहे हो, 2 डायमेंशन में देख लो, जब इसको 3 डायमेंशन में देखो तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आपके पास सभी के पास फोन है, गूगल करके देख लेना 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ डीएनए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे एक स्टेयर पे चढ़ी तो मैं ऐसे हूँ, नेक्स्ट स्टेयर पे चढ़ी तो थोड़ा सा राइट ऐसे टर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेयर पे चढ़ी तो थोड़ा सा और टर्न हो गया।
ठीक है, यानी कि ये सीढ़ियाँ ऐसे सीधी सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी घूमती हुई है, ऐसे 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 ऐसे। नेक्स्ट पे चढ़ोगे तो ऐसे, फिर नेक्स्ट पे चढ़ोगे तो ऐसे, और इस तरीके से घूमते घूमते जब आपका एक टर्न कंप्लीट हो जाए, आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुए थे और घूम के ऐसे घूम के, ठीक है, ऐसे पूरा घूम के और वापस आप कहाँ आ गए, यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट होकर, यहाँ पे टोटल 360 डिग्री आप रोटेट होके एक टर्न आपने पूरा कर दिया। तो जब आपका एक टर्न कंप्लीट होता है दैट इज नोन एज वन टर्न, ठीक है ना। और एक टर्न में हमेशा कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो 10 बेस पेयर एक टर्न। अब मुझे ये बताओ, इतनी मैथ्स की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि टोटल पिच ऑफ हेलिक्स कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब एक टन है। ऐसे बहुत लंबा होता है डीएनए, हमारी एक सेल में जो डीएनए है कितना होता है, 2.5 मीटर लंबा डीएनए होता है, पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम करेंगे, आगे कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो अभी तो सिर्फ एक टन की बात, तो एक टन के अंदर क्या है बेटा, टोटल 10 बेस पेयर है। मुझे ये बताओ कि एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना आपका डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करोगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया, 3. ये क्या कहलाता है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल राइज बोलते हैं, ठीक है। एंड कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखो जब आप एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर पे चढ़े तो आपने एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट हुए, है ना। इस स्टेयर से आप इस स्टेयर पे चढ़े तो एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट हुए, नेक्स्ट स्टेयर पे चढ़ोगे थोड़ा सा और रोटेट होगे, फिर और रोटेट होगे, ऐसे रोटेट होते होते आप वापस उसी डायरेक्शन में आ जाओगे। तो आप जब धीरे धीरे चढ़ रहे थे, जैसे एक स्टेयर पे चढ़े ऐसे इतना रोटेट हुए, फिर इतना रोटेट हुए, फिर इतना रोटेट हुए, ऐसे रोटेट होते होते और अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंच गए, अल्टीमेटली आप वापस उसी में पहुंच गए। यही तो था 360 डिग्री का एक टर्न, यही तो था। तो आप हर बार स्टेयर पे जब चढ़ रहे थे तो उस टाइम पे आपने जितना एंगल रोटेट किया दैट इज नोन एज एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ पीरियड, यानी कि रोटेशन एंगल बिटवीन टू बेस पेयर्स। बेस पेयर्स में तो है ये रोटेशन एंगल, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इन बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये एंगुलर डाइवर्जेंस कहलाता है, कितना होता है 36 एंगस्ट्रॉम का। कैसे आया देखो, टोटल कितना डिग्री रोटेट हुआ आप, 360 डिग्री, और अब कितने बेस पेयर है आपके पास, 10 बेस पेयर्स है, तो कितने डिग्री आप रोटेट हो रहे हो, एक बार जब एक स्टेयर पे चढ़ रहे हो तो आप 36 डिग्री रोटेट। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है वो रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझा मैंने सारा दिया, आप सारा राइट करके और एक एक पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, वैसे ही वीडियो काफी लेंथी होगी, ठीक है ना। कल के लेक्चर में एक तो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको करवाएंगे, ठीक है, प्लस एक मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है वो करवा देंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा एंजाइम्स का, तो आई थिंक कोशिश करेंगे कि आपको जो है 13 से पहले ये चैप्टर कंप्लीट करवा दें, ठीक है ना। एंजाइम्स का टॉपिक है, 2 या 3 लेक्चर चलेंगे एंजाइम्स के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कवर कर लीजिए, एक बार अपनी बुक भी पढ़ के देखिए, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, अदरवाइज जो है चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कंपटीशन पॉइंट से पढ़ेंगे, इरविन चार्गर का रूल है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। और एक मेटाबॉलिज्म का छोटा सा टॉपिक है उसको कवर करें, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।